सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से आज का प्रातः स्नेह बंधन। जैसा कि कल आपको कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पाठ 2 समाप्त कर दिया है। अब उसी क्रम में आगे देखते हैं अध्याय तीसरा आज जो दिया गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि विश्व में जो भूमंडलीकृत यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर इस वातावरण पर जो बनने की प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम आपको इसमें बताएंगे। वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकृत क्या, इसमें आप लोग आज देखेंगे। ये हेडिंग आप लोग नोट भी करेंगे, पढ़ेंगे इसको। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 वर्षों में ही हमारे सामने आएंगे। 50 वर्षों में सामने आए। जैसा कि भूमंडलीकृत विश्व को बनाने की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि आदिकाल में या प्राचीन काल में हमारे जो विदेशों से या बाहर से और हमारे देश के साथ जो व्यापार होते थे उनमें आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए भूमंडलीकरण वैश्वीकरण की कुछ बातें इसमें सामने आई। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे देश में कोलंबस यानी कि भारत की को इसमें की अगर पूछे तो कोलंबस आप लोग बता सकते हैं। तो कोलंबस जब आया तो वो भी एक व्यापार के तौर पर ही भारत में आया और वो समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा। और भारत में पहुंचने के बाद उसने कुछ भारतीयों से मिला और यहाँ के राजा से मिला। ये केरल तट पर पहुंचा, कालीकट के बंदरगाह पर। वहाँ पर एक जम्बुरी नाम का कोई व्यक्ति था, उसके संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद उसने क्या किया, राजा से अनुमति लेकर के वो अपना समुद्री मार्ग से व्यापार करने की अनुमति मिली। तो इस तरह भूमंडलीकृत वैश्वीकरण की बातें आगे आई है। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे रेशम मार्ग। कभी कभी रेशम मार्ग का दूसरा नाम सिल्क रूट भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सिल्क रूट क्या है? रेशम मार्ग हम आपको बताते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कि रेशम मार्ग एक, जैसे मान लें आपका पड़ोसी देश चीन से इस रेशम का आयात अधिकतर किया जाता था। मतलब कि जो व्यापारी आते थे रास्ते से होकर के, एक सकरा रास्ता हुआ करता था चीन से और भारत के बीच में, पहाड़ी क्षेत्रों के बीच से होकर आते हुए जो व्यापारी इसका व्यापार करते थे उस रास्ते का नाम रेशम मार्ग है। चीन से व्यापार होने वाला रेशम का मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। आधुनिक काल से, यानी कि आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। पहले के युग दुनिया के दूर दूर तक, यानी कि यही नहीं दुनिया के विश्व के दूर हिस्सों में भी स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक, मतलब कि हमारे देश में जो व्यापार था हमारे देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसके बारे में संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है? सिल्क यानी कि रेशम मार्ग के रूप में दिखाई देता है। अब इसी में एक उदाहरण के तौर पर आपको 1 नंबर बताया जाता है कि इसमें क्या है, सिल्क मार्ग।
एशिया के विशाल क्षेत्रों को, किसके? एशिया के, यानी कि एशिया आपका एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। अगर पूछे आपसे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं तो आप बताएंगे कि 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इसी एशिया महाद्वीप में आपका भारत स्थित है। कौन सा देश स्थित है? भारत। भारत और चीन के बीच लगभग रेशम मार्ग का जो व्यापार होता था या आयात या निर्यात जो होता था, उसी मार्ग के बीच की कुछ इसमें उदाहरण दिए गए हैं। विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के साथ ही एशिया, यूरोप, अमेरिका यानी कि अमेरिकी महाद्वीप द्वीपों में भी आपस में जोड़ने में सहायक होते थे। क्या होते थे? सहायक होते थे। अब आपको इसी क्रम में आगे ले चलते हैं कि आपके महाद्वीप जो हैं कितने हैं, उन महाद्वीपों में जोड़ने का काम रेशम मार्ग के माध्यम से किया गया। आप देखते हैं सभी लोग इसको आप अपनी कॉपी में इसको हेडिंग के तौर पर नोट कर लेंगे। हेडिंग डालेंगे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, इसको इतना वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण, ये इतना डाल के आप शुरुआत करेंगे। अध्याय 3 में है आपका। आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आए तो आप रोक करके इसको नोट करेंगे। आप देखते हैं कि आपके जो 7 महाद्वीप हैं तो उनके बारे में भी आपको चर्चा कर लेनी चाहिए, उनको भी याद होना चाहिए। जैसे कि आपका विश्व में यानी कि क्रम में बताया जाए सबसे जो बड़ा आपका महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? ये आपका बड़ा है, सबसे बड़ा पहले नंबर में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में आता है आपका कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। फिर अगला आता है इसी तीसरा दक्षिणी अमेरिका। फिर इसी में आ जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आ जाता है? दक्षिण अफ्रीका। फिर इसी 5वें नंबर में आ जाता है कौन सा? यूरोप महाद्वीप। कौन सा आ जाता है? फिर इसी क्रम में अगला आ जाता है आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक महाद्वीप। फिर इसी में 7वां नंबर जो आपका आ जाता है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह आपके ये 7 महाद्वीप हुए। इन 7 महाद्वीपों में जो सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग का जो व्यापार प्रारंभ हुआ तो वो इस तरह इन महाद्वीपों में फैलता चला गया और उसमें कई ऐसे महाद्वीप आ गए तो उसके संपर्क में जुड़ गए। तो ये रहे आपके 7 महाद्वीप। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा नाम कोलंबस। इसका नाम सुना है? कोलंबस। ठीक, बताइए कोलंबस सुना है ना? तो कोलंबस ने क्या
अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका का एक और नाम नया दिया गया था। जब इसने खोज की थी तो उस समय इसको कहा था नई दुनिया। क्या? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि नई दुनिया की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। किसने की? इसके पहले देखते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। तो वो भी एक व्यक्ति था, वास्को डी गामा। अब देखते हैं कि श्रेय किसका था। पहले श्रेय किसका था भारत की खोज करने की? किसका? कोलंबस के। लेकिन ये क्या था कि ये रास्ते में भटक गए। क्या किया? भटक गए। जब भटकने के कारण जब भटक गए तो दिशा के लिए जहाँ इसको जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाए, पहुँच गया दूसरी जगह। जब देखा उसने कि यार ये कौन सा देश है, तो इसने नई दुनिया का नाम दिया। तो इस तरह अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर दी। किसने कर दी? और इसी तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। किसकी खोज कर दी भाई? एक ने किया 1492 में, एक ने किया 1498 में। 1492 और 1498 ईस्वी में ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि ये दो देशों की नई खोज करके व्यापारिक मार्गों पर और आर्थिक स्थितियों पर इन लोगों ने क्या किया? सुधार करना प्रारंभ कर दिया। आप देखते हैं इसी चैप्टर में कोलंबस के बारे में दिया है। जब ये अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका पहुंचने के साथ ही ये बहुत सी चीज़ें अपने साथ लाया था। कहाँ से बताइए? कहाँ से आया था ये? कोलंबस जो यात्री था वो किस देश का निवासी था? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो कब किस महाद्वीप से आया था? ये किस महाद्वीप से चला था? तो एक तो था इटली का और एक था यूरोप महाद्वीप का। था कि नहीं? तो ये जब वहाँ से चला तो इसने अपने साथ क्या क्या लाया था? तो इसमें दिया है आलू। क्या दिया है? आलू, सोया। आज खाद्य पदार्थों को यूरोप तथा एशिया पहुंचाना। यूरोप तथा एशिया पहुंचाना। ठीक, ये अपने साथ कुछ ऐसी चीजों को खाद्य। अब क्या है, जैसे अपने यहाँ भारत में देखते हैं कि 16वीं सदी से उस समय भारत में जो शासन था जहांगीर का। किसका था? जहांगीर के शासन काल से जो है आपका ये आलू जो ये कोलंबस लाया था अपने साथ, यूरोप महाद्वीप में फैलाया, एशिया महाद्वीप में फैलाया। तो खाद्य पदार्थ के रूप में आज हमारे देश में ये विद्यमान है। ये खाद्य पदार्थों को लेकर के भारत आया। इसमें देखते हैं आलू, सोया, मूंगफली। ठीक है, हम आपको इसकी लाई हुई चीज़ों के नाम बताए दे रहे हैं। क्या है? आलू हो गया, सोया हो गया, मूंगफली हो गई। क्या हो गई? मूंगफली हो गई। फिर इसके बाद आपका मक्का हो गया, टमाटर हो गया। क्या हो गया? ये खाद्य पदार्थों की चीज़ें हो गई। तो ये इस तरह आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे इसी क्रम में देखते हैं इसी चैप्टर में दिया है रिंडरपेस्ट। क्या दिया है? रिंडरपेस्ट क्या है? यह महत्वपूर्ण है आपका, इससे प्रश्न आपका बच चुका है। रिंडरपेस्ट विकल्प बी है आपका, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेट। मवेशी प्लेग। अब देखते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? बीमारी। 9th में ये बता चुके हैं रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम है। मवेशी क्या है? मवेशी जानवर क्या है जो लोग पालते हैं, पालतू पशु भी होती है।
तो ये दक्षिण अफ्रीका में एक भयानक रूप ले लिया था। इसने क्या लिया था, मतलब ये जानवरों में होने वाली एक भयानक महामारी थी, बीमारी थी। जैसे इस समय वर्तमान में आपकी जो बीमारी चल रही है कोरोना, इसी का रूप। जैसे उस समय ये जानवरों पर ये बहुत सारे जानवर विलुप्त हो चुके थे, लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। तो ये क्या है, 1890 ईस्वी के दशक। कब आए थे? 1890 ईस्वी के दशक। ठीक, 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका, कहाँ पर? अफ्रीका में मवेशियों में, इसमें मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी बहुत अधिक तीव्र गति से, बहुत अधिक तीव्र गति से फैलती है। इसी बीमारी से जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे या मवेशी लोग थे, तो उनकी आर्थिक व्यवस्था पे जनधन की आय बहुत बड़ी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना आर्थिक स्थिति, अपना जन जीवन इसी पर व्याप्त रहता है। उनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं होता है, मवेशी पाल लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उससे अपना रोजगार चलाते रहते हैं। तो ये जब बीमारी आई तो इस बीमारी ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को झकझोर के रख दिया, उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। रिंडरपेस्ट या मवेशी या प्लेग। प्लेग भी एक बीमारी का नाम है, मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी थी, ये चूहों के द्वारा होती थी उस समय। तो लोग घरों से बाहर निकल के यानी खेतों पर अपनी झोपड़ी बनाकर लोग रहने लगे थे। और ये रिंडरपेस्ट आपकी ये मवेशियों में होने वाली एक बीमारी थी। अब इसी में हम देखते हैं प्रश्न, कुछ विकल्पी प्रश्न देख लेते हैं इसी में 4-5। पहला इसमें जो आपको प्रश्न दिया इसमें चीन से बना सिल्क मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचाता था। अभी आपको हमने सिल्क मार्ग के बारे में यानी रेशम मार्ग के बारे में बताया था। तो चीन से बना, किससे बना? ये चीन आपका पड़ोसी देश है। चीन से बना सिल्क, सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था। दूसरे देशों में पहुंचता था। ये आपका विकल्पी प्रश्न पहला होगा, चीन से बना सिल्क मार्ग किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था। तो ये आपका है, इससे आप क्या बताएं, इसका आंसर क्या है? आंसर इसी में छुपा है आपका सिल्क मार्ग। क्या क्या बोलेंगे बताइए? सिल्क मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था। तो सिल्क मार्ग को भी हम क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। सिल्क मार्ग का हो या रेशम मार्ग का। तो इस तरह आपका विकल्पी प्रश्न हो गया। तो
तो इस अध्याय के आप लोगों को 5 प्रश्न नोट करने हैं अपनी बुक से। अब अगला आप बता दे रहे हैं, देखिए इसमें दिया है अगला जो प्रश्न, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, नूडल्स किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचे। नूडल्स दिया है ना तीसरा, तब लोग देखेंगे तीसरा का जो आंसर है आपका, तो ये आपका कहां से पहुंचा, चीन देश से। किस देश से पहुंचा, चीन देश। फिर अगला इसी में है चौथा, किस देश की खोज के उपरांत विश्व में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो आपका जो अमेरिका है देश, इसके बाद बहुत सारे आपके क्या हुए, परिवर्तन हुए। फिर इसी के क्रम में आगे चलते हैं, नवा क्वेश्चन इसी में विकल्पी में, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया। तो ये है आपका कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये लकीरें खींच करके आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं लकीरें हैं क्या, आपकी बंटवारा किया। तो जैसे विश्व का नक्शा है, ये मान लेते हैं पूरा विश्व क्या है, पूरा समाहित है विश्व। तो विश्व में जो आपका दक्षिण अफ्रीका का जो मैप बना हुआ है, तो इस तरह बना हुआ है। तो इस तरह बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, इसी से जुड़ा हुआ एशिया महाद्वीप ऐसे आ जाता है। तो इसने क्या किया कि लकीरें कैसा, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी गुजरती, तीनों गुजरती हैं। और एक ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जहाँ से तीनों होकर के गुजरती है। एक तो आपकी ये गुजर गई, कौन सी है, पहले कर्क रेखा, फिर इसके बाद भूमध्य रेखा, फिर इसके बाद मकर रेखा। ये तीनों रेखाओं में क्या होता है, आपस में बंटता है। तो इस तरह आपके ये विकल्पी प्रश्न आपके आज 5 प्रश्न हुए, इनको आपको आज नोट करना है। इसी क्रम में आगे अतिलकोत्तरी, अतिलकोत्तरी में आपको बताए दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। ये आपको पहली हेडिंग में बोर्ड में बताया है, उसी से आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। इसी को यार सिल्क मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस मार्ग से चीन से रेशम का व्यापार होता था। यानी कि भारत में, यूरोप महाद्वीप में, अमेरिका में, अन्य देशों में इस तरह ये फैलता हुआ चला गया। इसकी कारण तीसरा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, रिंडरपेस्ट की परिभाषा दी थी। रिंडरपेस्ट क्या, रिंडरपेस्ट यानी कि किस सन में, 1890 के दशक में ये दक्षिण अफ्रीका में मवेशियों में प्लेग की तरह यानी कि होने वाली एक बीमारी थी। यानी मवेशी में से यानी जानवरों पर ये होने वाली बीमारी थी। फिर इसी के तहत आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी। ये भी हमने आपको अभी बताया है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसका नया नाम जो दिया था, नई दुनिया। ठीक, 5वां क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। फिर इसके बाद 5वां देखिए, 18वीं सदी तक कौन से देश विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। तो कुछ देशों के नाम है, उनको धनी देशों में गिना जाता था। जैसे अमेरिका था, इसने तो पूरी दुनिया को, अपने देशों को, सबको परिवर्तन में ला दिया था। चीन भी आ जाता है उसी में, आ जाता, भारत भी आ जाता है। इस तरह कुछ देश हैं ऐसे जो धनी देशों में गिने जाने लगे। फिर इसके बाद कैनाल कॉलोनियाँ क्या थी, इन्हें कहाँ से और क्यों स्थापित किया गया, ये बुक में आप लोग पढ़ेंगे, इसको प्रश्न में देखेंगे इसका आंसर क्या है। फिर इसके बाद
उस बीमारी का नाम बताइए जिससे लोगों की आजीविका और स्थानीय दशा पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये थी आपकी रिंडरपेस्ट बीमारी जो दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई थी। इससे आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इसी क्रम में आगे देखते हैं जो नवा क्वेश्चन है, गिरमिटिया क्या दिया क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तो गिरमिटिया मजदूर, इसमें हम आगे देखेंगे पेज नंबर 51 में दिया है, हेडिंग पड़ी है, एक राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर, राम नारायण तिवारी, ठीक है, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। डेमेरारा कितने साल काम किया था? 10 साल काम किया था। फिर उनके स्मरण का एक अंश दिया जाता है कि इसमें गिरमिटिया मजदूर कौन थे जो सदियों तक काम करते थे, खेतों पर करते थे, लोग अपने आजीवन को गुजारा करते थे, करते करते वो अपना जीवन समाप्त कर देते थे। जैसे गिरमिटिया क्या है? तो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया बुक भी महात्मा गांधी ने लिखी, तो ये आपका एक गिरमिटिया हो गया। फिर अगला प्रश्न कौन सा है? 10वां क्वेश्चन दिया, सांस्कृतिक विलय का क्या अर्थ है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि सांस्कृतिक एवं आर्थिक जो स्थिति हमने शुरुआत में वैश्विक भूमंडलीकरण में आपको बताया था, उसी से आपको एक लाइन का आंसर इसमें देना है। फिर अगला है, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे? 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे? क्योंकि अमेरिका एक क्या था? धनी देश हो गया। वो वहां पर क्या होने लगा कि आपस में व्यापार करने की ओर बढ़ने लगी। लोग यूरोप महाद्वीप से छोड़ करके अमेरिका महाद्वीप में जाने लगे। भाई जहाँ देखते हैं आज भी, अगर देख लें अगर कहीं से व्यापार जब चालू होता है, जहाँ देखते हैं ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा महंगा होता है, तो लोग वहाँ उस तरफ क्या होते हैं? भागते हैं। यूरोप छोड़ करके लोग अमेरिका की ओर भागने लगे। इसी क्रम में आगे देखते हैं, भारतीय अनुबंधित मजदूरों को प्रमुख रूप से कहाँ ले जाया जाता था? यानी गिरमिटिया मजदूर के तहत इनको कहाँ बाहर ले जाया था? डेमेरार किस्म दिया है, इसमें लोग में पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर मिलेगा। ओसे क्या था? इसका क्या महत्व है? ओसे इसको भी पढ़ेंगे तो इसी में मिलेगा। बृहद उत्पादन क्या था? बृहद उत्पादन का प्रणेता कौन थे? ये प्रश्न इसमें आपको आंसर देना है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का आशय क्या है? स्थिर यानी कि जो रुकी हुई है, विनिमय प्रणाली यानी कि आपकी लेन देन की क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का क्या होता है? लेन देन। क्या होता है? एक वस्तु आपने दी, दूसरी वस्तु ली अपनी, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। आप अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे आगे, तो जैसे हम कहीं कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी दुकान पर भी, तो हम मतलब कोई चीज़ लेने के बदले में हम उसको कोई ना कुछ तो देते हैं कि नहीं देते? मान लो आज पैसा है, मुद्रा है, मुद्रा के बदले हमको क्या मिलता है? कोई वस्तु मिलती है, चीज़ मिलती है, तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली। हमने कोई चीज़ दिया, उसको बदले में ले लिया। फिर इसके बाद देखते हैं आयात शुल्क का क्या तात्पर्य है? आयात यानी कि जैसे बाहर से, यानी कि दूसरे देश से कोई वस्तु अपने देश में मंगाई जाए, उसमें कोई कर लगे, उत्पादन शुल्क का जो पैसा देना पड़ता है वो आयात शुल्क आपका कहलाता कर। ठीक, आगे 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश स्थापित करने में के क्या प्रभाव पड़े? 19वीं शताब्दी में उपनिवेश करने में क्या आर्थिक प्रभाव पड़े? ये भी आपको प्रश्न हल करना है इसमें। फिर आगे दिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ये नहीं करना है आपको। G77 क्या है? तो ये आप प्रश्न में इस प्रश्न का आंसर बुक में देखेंगे कि G77 क्या है। जैसे आपने G7 पढ़ा होगा, G7 ऐसे लगा रहता है, सार्क शिखर सम्मेलन आपने पढ़ा है? सार्क पढ़ा है? कक्षा 8 में हमने बताया था
उसमें सम्मिलित देशों के G8, उसका नाम हो गया क्या है, G8। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या तात्पर्य है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट G8 में सम्मिलित देशों की संख्या क्या है। उसी तरह आपका जिसमें दिया है G77 क्या है, ये भी कोई कोड होगा, कोई देशों से संबंधित होगा, कोई परिभाषा होगी। इस बुक में जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर में मिलेगा। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम किन दो प्रमुख प्रभावों के साथ आगे बढ़ा, ये छोड़ दीजिए, आज बस यही रखते हैं इतना। इन प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे अपनी बुक से। जय